हेलो। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में लेक्चर नंबर 03। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ और कूलाम फोर्स के बारे में जाना, यानी जहाँ पर दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगती है वो आई हमारी F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर K एक कांस्टेंट होता है जो कि मीडियम पे डिपेंडेंट होता है। इतना हमने जाना। आज हमें पढ़ना है परमिटिविटी के बारे में, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन। और मैंने बताया था कि ये एप्साइलन होता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। क्या होती है? किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अलाउ करना, यानी कोई भी मीडियम होगा वो किसी चीज को अलाउ करेगा। क्या होता है? अलाउ करना। यानी परमिटिविटी का मतलब है वो उस चीज को जाने के लिए परमिट देगा। अब उस चीज को जाने के लिए इसका मतलब है कि फोर्स है, इसका मतलब है कि फोर्स, यानी परमिटिविटी जितनी ज्यादा किसी मीडियम की होगी इसका मतलब फोर्स उतनी ज्यादा होगी नहीं। यहां से समझते हैं कि अगर हम k की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एप्साइलन के। यानी कि एप्साइलन बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगी। बात समझ में? एप्साइलन बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगी, यानी ये परमिटिविटी है, किसी चीज को अलाउ करती है। यानी किसको करती है? अगर फोर्स को नहीं करती है तो किसको करती है? यानी वो यहां पर समझते हैं कि परमिटिविटी जो है वो किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है। उस मीडियम की खुद की एक फील्ड होती है, उस मीडियम की खुद की एक फील्ड होती है जो एप्साइलन है, जिसको हमने डिनोट किया एप्साइलन से। यानी उसकी फील्ड को परमिट करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जो है परमिटिविटी। तो यानी एप्सिलॉन क्या है? अपनी ही मीडियम की फील्ड को परमिट करेगा, इस फोर्स को परमिट नहीं करेगा। किसको करेगा? अपनी ही मीडियम की फील्ड को परमिट करेगा। यानी जहां जहां पर मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा, यानी फोर्स उतनी ही कम। क्लियर हुआ? तो हमें सबसे कम आती है एयर या वैक्यूम की। एयर या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी सबसे कम होती है। तो बात समझ में भी आ रही है, सबसे कम डेंस होता है एयर या वैक्यूम। तो इसके लिए हम करते हैं एक नाम मात्र की तुम्हारे पास जो वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन की, वो बहुत कम होती है। तो यानी एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी नहीं है वहां पर। तो यानी जो एयर या वैक्यूम के लिए होती है वहां पर परमिटिविटी है ही नहीं। यानी कोई भी फोर्स जितनी भी होगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ लगेगी? एयर या वैक्यूम पे। तो यानी परमिटिविटी है नहीं, तो हमने बोल दिया उसको एक नए चीज से डिनोट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी नहीं है। क्लियर हो गया? तो यानी जहां पर सबसे मैक्सिमम परमिटिविटी होती है, सबसे मिनिमम परमिटिविटी होती है वैक्यूम या एयर की, तो ये होती है सबसे मिनिमम। इसका मतलब है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा उतनी ज्यादा परमिटिविटी हाई होगी, यानी कि फोर्स उतनी ही कम होगी। क्लियर हो गया? ये बात है तुम्हारी परमिटिविटी के बारे में। तो हमने परमिटिविटी के बारे में जान लिया। वो क्या है? वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो अपनी फील्ड को परमिट करता है, अलाउ करता है कि जाओ भाई, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको तोड़ दो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको तोड़ दो। और वैक्यूम के पास होती नहीं है परमिटिविटी, तो यहाँ पर जो लगने वाली जो फोर्स है वो हमेशा मैक्सिमम होगी। यानी मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब एयर या वैक्यूम की बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलो ठीक, ठीक हो गया, नोट कर लो। इससे आगे बढ़ते हैं। तो एयर के लिए जो
एयर या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो हमें गिवन है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट निकाल लेना, ठीक है, 12 न्यूटन अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, सॉरी इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले से आया, यूनिट निकालना आना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एयर के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन इधर चला जाएगा फोर्स अपॉन, यानी Q1 Q2 की वैल्यू Q दोनों चार्ज कूलम स्क्वायर अपॉन ये नीचे चला जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यूनिट निकालनी आ गई। तो वैक्यूम या एयर के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यानी बहुत छोटी है, -12 है। क्लियर है। ऐसे अगर ऐसे हमें गिवन होती है एप्सिलॉन वाटर के लिए लगभग 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये -10 है, यहाँ -12 है। ऐसे ही तुम्हारे पास माइका की, ग्लास की, सबकी दी होती है, ठीक है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हें जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें एप्सिलॉन नॉट और वाटर की जो भी होगी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, लेकिन ये सब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो इससे नीचे की वैल्यू होंगी तुम्हारी बुक्स में वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी बड़ी वैल्यू को याद नहीं करने के लिए एक नया टर्म आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी रिलेटिव परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी वैक्यूम से कितनी ज्यादा बड़ी है वो हमें बताएगा ER या एप्सिलॉन आर। क्लियर है। रिलेटिव परमिटिविटी बताता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना बड़ी है, तो याद हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें दी है इतने गुना बड़ी है, इतने गुना बड़ी है 16 गुना बड़ी है, 15 गुना बड़ी है, तो यहाँ पर 15 इसकी वैल्यू तुम्हें याद होगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और उस मीडियम की परमिटिविटी निकल आएगी। तो ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैं समझ में आया क्या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी है वैक्यूम की परमिटिविटी मीडियम की परमिटिविटी का जो भी रेशियो होगा, यानी ये बता रहा है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितनी गुना बड़ी है। अरे जाहिर सी बात है ये चीज हमेशा मीडियम की परमिटिविटी बड़ी रहेगी वैक्यूम से, क्योंकि एयर या वैक्यूम के बाद सब कुछ ना कुछ तो डेंस होंगी, यानी ये मीडियम की परमिटिविटी हमेशा बड़ी होगी किससे, एप्सिलॉन नॉट से। यानी मीडियम की परमिटिविटी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यानी कि यहां पर किसी भी मीडियम की जो फोर्स होगी और वैक्यूम वाली फोर्स होगी F0, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में वैक्यूम वाली फोर्स ज्यादा बड़ी होगी। क्लियर है ना। एप्सिलॉन है छोटा तो फोर्स बड़ी, मीडियम की परमिटिविटी बड़ी तो मीडियम की फोर्स उतनी ही कम। क्लियर। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा बड़ी है। समझ में आया, समझ में आया। एक क्वेश्चन जैसे द वैल्यू ऑफ
ई आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर तुम्हें गिवन है 81.2। तो इसका मतलब समझना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसका मतलब ये बताएगा, अगर मैं बोलूं कि वाटर की परमिटिविटी कितनी है, तो तुम्हें पता चल चुका है कि वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना बड़ी है, 81.2। तो यानी यहाँ पर वैल्यू रखो, ई आर इज इक्वल टू, सॉरी वेरी सॉरी, ई आर नहीं, एप्सिलॉन आर मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें दे रखा है कितने गुना बड़ी है, 81.2 इज इक्वल टू मीडियम की परमिटिविटी तो हमें निकालनी है अपॉन ये वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। तो यानी यहाँ से आ गया, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 81.2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, और यूनिट हो जाएगी तुम्हारी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पकड़ में आई बात? तो ये हो गई किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालने का तरीका। ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की है कि किसी भी मीडियम की, अब कौन याद करेगा इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को, ना याद करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया, रिलेटिव परमिटिविटी, जो बताता है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना बड़ी है। समझ में आया? ठीक है, चलो नोट कर लो। एक डेरिवेशन करना है तुम्हें, एफ मीडियम, किसी मीडियम पर लगने वाला फोर्स एफ नॉट यानी वैक्यूम वाला फोर्स अपॉन रिलेटिव। क्या प्रूव करना है कि किसी भी मीडियम की जो फोर्स होगी वो वैक्यूम की फोर्स से ER टाइम्स बड़ी होगी। ये तो है ना, कितना, रिलेटिव परमिटिविटी के मल्टीपल टाइम्स बड़ी हो जाएगी। तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं एफ नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू किसी भी मीडियम का लगने वाली फोर्स। तो ये हमें प्रूव करना है क्या, कि जो वैक्यूम पर लगने वाली फोर्स है वो मीडियम पर लगने वाली फोर्स से रिलेटिव परमिटिविटी के इतने गुना बड़ी है, जितनी भी वैल्यू दी होगी रिलेटिव परमिटिविटी के टाइम्स इतने गुना बड़ी है। चलो प्रूव करें। अच्छा बताओ, तो वैक्यूम पर लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, तो ये तो बड़ी सिंपल सी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर, और दो चार्जेस हमने ले लिए Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की सेपरेशन R स्क्वायर। अच्छा ऐसे मीडियम के, कोई भी मीडियम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि मीडियम के लिए तो एप्सिलॉन का यूज करते हैं और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा चार्जेस तो वही रहने वाले हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा ये देखो क्या लिखा है, FM की वैल्यू रख दो, इन दोनों का रेशियो देख लो, तो यानी मैं दोनों इक्वेशंस का रेशियो निकाल लेता हूँ, यानी मीडियम की फोर्स और तुम्हारी वैक्यूम की फोर्स अपॉन मीडियम की फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या ये टर्म पूरा कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई मर गया, क्या बचेगा, क्या आएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन। ठीक है, ये चीज सबसे ऊपर, ये चीज ठीक है। तो ये एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये चीज कहीं पर देखी है ये चीज? हाँ भाई ये चीज अभी तो देखी थी, यही तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है। क्या, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन
वैक्यूम की परमिटिविटी, ये मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, है। तो ये बस आ चुका है, क्या आया, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी, सही है। तो ये आ गया वैक्यूम का फोर्स इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू मीडियम पे लगने वाली फोर्स। तो यही चीज प्रूव करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में डाल दो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी तुम्हें कहीं पर रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो तुमसे वैक्यूम की फोर्स देगा या मीडियम की फोर्स देगा या किसी इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं देगा, मिसिंग होगा, तो वो चीज निकालनी होगी। तो बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेंगे इससे क्या, रिलेटिव परमिटिविटी दी होगी, मीडियम का फोर्स दिया होगा तो वैक्यूम का पूछा होगा, या मीडियम का फोर्स निकालना होगा तो वैक्यूम का फोर्स दे रखा होगा। तो ये बड़े सिंपल से लॉजिक है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो इतना हमने जान लिया रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी है क्या क्या चीज, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं, सिंपल से टॉपिक थे ये, आगे बढ़ो। तो अब आने वाला है हमारे पास सबसे बेहतरीन सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी अब से जो हमारे लेक्चर होंगे 3 4 5 जो भी बनेंगे, तो उसमें सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में होगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, ठीक है, और ये कूलाम फोर्स आया कैसे, कूलाम फोर्स पढ़ लिया ना, तो वो आया कैसे। तो यानी हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, पहले दो चार्ज ले लेता हूँ, Q1 और Q2, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज GT बराबर, ठीक है, बहुत ही छोटा वाला चार्ज लेके आऊंगा, ठीक है। ये प्लस का चार्ज है मान लिया, ये प्लस का Q चार्ज है। अच्छा बताओ, और इस छोटे वाले चार्ज का नाम बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज होता है, क्लियर है। और इसका नाम होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी ये भी प्लस का ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आता रहेगा। तो ये बहुत ही छोटा चार्ज है और इसका नाम होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो प्लस का Q चार्ज इसको क्या करेगा, फोर्स मारेगा या नहीं मारेगा, तो इसको धक्का मारेगा इधर की ओर, दिखाई दे रहा। अच्छा, अगर मैं बताओ इसको ढक देता हूं और इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहां पर कोई चार्ज है, क्या अभी इस पर फोर्स नहीं लगेगी, है, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, अरे अभी भी तो लगेगी ना, हाँ। तो इस पर अभी भी फोर्स लगेगी, तो फोर्स लगेगी तो इसको तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब इस चार्ज ने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर रखी है, एक क्षेत्र बना रखा है जिसके अंदर ये आ या जा नहीं सकता अपनी परमिशन से, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यानी ये जो भी अपना क्षेत्र बनाएगा अपने इर्द गिर्द, क्या ये Q0 चार्ज अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो क्या इसको अभी फोर्स फील नहीं होगी, तो तुम बोलोगे कि होगी। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, अगर मैं यहाँ रख दूं क्या फोर्स फील नहीं होगी, होगी। तो ये इधर की ओर, तो यानी इस Q चार्ज ने अपने चारों ओर एक फील्ड तैयार कर रखी है, क्षेत्र बना रहा है, ऐसे ऐसे धक्का मार रहा है हर जगहों पर, एक ही डायरेक्शन पे नहीं है, हर डायरेक्शन पे एक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है। तो यानी फील्ड लाइन अगर यहाँ होता है तो इधर की ओर, यहाँ होता है तो इधर की ओर, यहाँ होता है तो इधर की ओर, यहाँ होता है तो इधर की ओर धक्का मारता, इधर की ओर धक्का मारता, ऐसे मारता, ऐसे मारता। तो यानी प्लस Q चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना रहा है जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज लाने पर उस पर क्या हो रहा है, फोर्स फील हो रही है। यहां से आया कूलॉम लॉ, कहां से, कि एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर रहा है
और उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आने पर वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अभी तो रिपेल कर रहा है क्योंकि ये प्लस का है और ये वाला चार्ज हमेशा प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो रिपेल करेगा, हर समय रिपेल कर रहा है, तो यानी हर पोजीशन पर करेगा, तो यानी उसने एक अपनी एक फील्ड बना ली है। माइनस वाले केस में भी ऐसा सिंपल सा हो जाएगा। माइनस वाले केस में अभी भी क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यानी ये ऐसे होगा। अगर यहाँ पर होता तो ऐसे होती, यहाँ होता तो ऐसे होती, यहाँ पर होता तो ऐसे, यहाँ ऐसे अट्रैक्ट करता, यहाँ से भी अट्रैक्ट करता अंदर की ओर। क्लियर हुई? तो यानी माइनस का क्यू चार्ज क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वहां पर जो फील्ड लाइन है, जो फील्ड लाइंस हैं वो अंदर की ओर है। पॉजिटिव वाला बाहर की ओर फेंक रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा है, और नेगेटिव वाला अंदर की ओर। समझ में आया? नेगेटिव वाला अंदर की ओर फेंक रहा है फील्ड लाइंस को। तो यानी जो भी चार्ज आएगा उस पर एक फोर्स फील होगी, उसको लगेगा कि कोई मेरे को खींचने लग गया है, तो वहां से आया कूलाम लॉ। ठीक है, कूलाम लॉ कहाँ से आया कि जब इस चार्ज ने अपनी एक फील्ड बनाई और दूसरा वाला चार्ज आया तो उसने कैसा फील किया कि उसको एक फोर्स खींच रही है अंदर की ओर। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि कोई बाहर की ओर धक्का मार रहा है। तो यही चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द एक क्षेत्र बना लेता है, जिसमें कोई अन्य धनात्मक टेस्ट चार्ज लाने पर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाने पर उस पर एक फोर्स फील होती है, और उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को, उसी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, मजा आ गया है? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कोई भी चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाता है, जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उस पर एक फोर्स फील होती है, और वही एरिया, वही फील्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आया है? मजा आया? समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। तो यानी प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां की ओर होंगी? आउटवर्ड। अरे बाहर की ओर है ना, आउटवर्ड। और माइनस के लिए कैसे आ रही थी? माइनस के लिए अंदर की ओर आ रही थी, तो इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होती है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्शन निकाल लोगे, या तो आउटवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी। समझ में आया? अच्छा ठीक, ऐसे भी देख सकते हो कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो क्यू नॉट चार्ज हम लाए, तो इस पर फोर्स कहाँ की ओर लग रही है? अगर पॉजिटिव वाला होता तो इधर की ओर लग रही है फोर्स, है फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर है? इधर ही की ओर। यानी ऐसा भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। यानी फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन होंगी। ठीक है। अब बात आती है कि ये छोटा सा चार्ज, ये बहुत ही छोटा क्यों लिया गया? तो छोटा लेने का इसका मेन उद्देश्य ये है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। अब तुम बड़े बड़े चार्ज ले आए तो वो बंदा भी तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बिगाड़ देगा, है। तो ये क्यू नॉट चार्ज बहुत छोटा होने का कारण यही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यू नॉट चार्ज वेरी स्मॉल क्यों है, तो तुम बताना कि वहां पर जो ये क्यू नॉट चार्ज है वो छोटा लेने का यही कारण है कि इसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो ये इजिली अट्रैक्ट या रिपेल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बड़ा चार्ज होगा तो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने लगेगा और इस वाले चार्ज पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, या ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस जो फील्ड लाइंस है उनको बिगाड़ देगा। यही कारण है कि इसको बहुत छोटा लिया जाता है, तो यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, चलो हेडिंग डालो
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है एट सम डिस्टेंस आर, एट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है किसी पॉइंट चार्ज के कारण। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगले वाले लेक्चर में आएगा। अभी हमें बताना है पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कहाँ पर होगी। यानी मतलब कुछ इस टाइप का है कि अगर कोई चार्ज है प्लस क्यू, मान लिया क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, कहीं पर भी ले सकते हो आर डिस्टेंस किधर ही भी, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 11th में, जब आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, वहाँ पर भी आप निकालते थे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो क्लास 11th तो याद होगा नहीं है क्या सर, आप भी क्लास 11th की बात हमसे मत किया करो हैं। तो ठीक है, चलो हम सिखाएंगे यहीं पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें निकालनी है आर डिस्टेंस पर, और इस ये पॉइंट हो गया पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पर आपको सबसे पहले उस पॉइंट पर जहां पर भी आपको निकालना है, पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज लाना होता है, टेस्ट चार्ज लाना होता है। क्या है, एक टेस्ट चार्ज लाना होता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको उन दो टेस्ट चार्ज और जो चार्ज है उनके बीच की फोर्स निकालनी होती है। ठीक है, उनके बीच की फोर्स निकालनी होती है और टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकल आएगी। क्या, पहले उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज लेके जाना है, उसके बाद उन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को निकालना है और उसी क्यू नॉट चार्ज से जो भी टेस्ट चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देना है। क्लियर है? चलो, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज ले आता हूँ क्यू नॉट, जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या फोर्स निकाल लोगे, है फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो तुम बोलोगे फोर्स कूलाम लो भाई, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर, Q नॉट। क्लियर है? फोर्स निकल गई। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अब निकल जाएगी आर डिस्टेंस में? बहुत ही अच्छा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी F अपॉन Q नॉट। तो F निकाल लिया है आपने, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट से Q नॉट मर गया, बचा Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी किसी भी डिस्टेंस पे निकालना है। तो आर तो वेरी करेगा, तो आर की वैल्यू रख लोगे आप, Q आपको दिया होगा, K कांस्टेंट है इसकी आपको वैल्यू पता है। अगर एयर के लिए होती है तो 9 × 10⁹ होती है, और किसी मीडियम के लिए होगी तो 1/4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू दी होगी, तो निकाल लेना। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आई, किसी भी पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे Q अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो। हाँ, चलो, तो मैं E वर्सेस R का ग्राफ बनाऊं, अगर E वर्सेस R का, तो E वर्सेस R का कैसे ग्राफ बनेगा,
ई इधर, तो ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, तो यानी आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, यानी आर जब बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी और आर बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगेगी। कुछ इस टाइप से आएगा। क्लियर है? स्क्वायर टाइम्स कम होने लगेगा अगर आर बढ़ेगा, या आर घटेगा तो स्क्वायर टाइम्स बढ़ने लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो अच्छा, तो डेफिनेशन से समझ में आया है कि आर अगर इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए? आर अगर इनफाइनाइट हो जाए, आर टेंड करे इनफाइनाइट की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड करेगी जीरो की ओर। आर अगर इनफाइनाइट होने लगेगा तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट दैट इज जीरो, तो यानी आर अगर इनफाइनाइट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्यू नॉट थोड़ा दूर जाने लगे तो क्या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी? अगर आर बढ़ने लगे यानी क्यू नॉट दूर भागने लगे तो क्या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने लगेगी? कोई फोर्स नहीं लगेगी? तो लॉजिकली तो देखो तो कम हो जाएगी। अगर फॉर्मूले से देखो तो कम होने लगेगी, लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। जीरो कहाँ हो रही है? इनफाइनाइट पे जाके, और इनफाइनाइट तो हमें पता ही नहीं है कहाँ है। तो यानी क्यू नॉट कहीं पर भी रखा हो उस पर कोई ना कोई फोर्स फील होगी, चाहे वो कितनी कम क्यों ना हो, बहुत ही कम क्यों ना हो, लेकिन फोर्स फील होगी उसको। क्लियर है? चलो आगे नोट करते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं इसी का वेक्टर फॉर्म। हेडिंग डालो वेक्टर फॉर्म। जो भी आपने ये पॉइंट चार्ज के लिए क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला है ना अभी, क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर तुम वेक्टर फॉर्म निकाल लो। तो ये रहे फिर से वही, एक क्यू चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? वेक्टर फॉर्म। तो इससे पहले भी हमने जब फोर्स पढ़ाई थी तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म बताया था, तो बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज तुम लाए हैं, तो बस सिंपल सा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म दो टाइप के हो सकते हैं। अगर प्लस होगा तो बाहर की ओर धक्का मारेगा, अगर नेगेटिव का क्यू होगा तो अंदर की ओर खींचेगा। क्लियर है? तो तुम डिपेंड करता है कि किसके लिए निकाल रहे हो। अब प्लस के लिए निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा? तो प्लस के लिए क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा ये क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन नहीं है ना। तो डायरेक्शन लगाने के लिए क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इससे पहले भी बताया था, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा यूनिट वेक्टर है क्या? अगर प्लस वाला होगा तो डायरेक्शन इस साइड को होगी या नहीं होगी? तो चलो अभी डायरेक्शन क्या लिख, आर वेक्टर ही लिख देता हूँ मैं। तो आर कैप क्या होगी? आर कैप। क्लियर है? या R12 भी लिख सकते हो, अगर 1 2 Q1 Q2 नाम देते हो तो आर कैप लिख दिया। अच्छा फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो आर कैप की, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू मॉड आर का स्क्वायर, और आर कैप क्या है? आर कैप की जगह पर आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। क्लियर है? तो मॉड आर यानी मॉड आर का क्यू। तो ई वेक्टर आ गया इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यू और आर वेक्टर। क्लियर हो गया? तो यानी आर की जो डायरेक्शन होगी वही ई की डायरेक्शन होगी। इससे पहले वाले भी हमने बताया था कि जो फोर्स है उसका हमें वेक्टर फॉर्म का यूज करना ही नहीं है। यहाँ पूछ लिया जाता है बोर्ड में कभी कभी, लेकिन इसका यूज करना नहीं है।
किसी भी फॉर्मूले में हमें डायरेक्शन निकालने के लिए तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर प्लस चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन किधर की ओर, अगर प्लस का क्यू है तो रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड, और अगर माइनस का क्यू चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। तो डायरेक्शन तो हमें सीधे सीधे समझ में आ जा रही है, प्लस क्यू है तो बाहर की ओर, माइनस क्यू है तो अंदर की ओर। तो यानी इसका फॉर्मूले का यूज़ कहीं नहीं करना है, हमें सीधे सीधे इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, इन फॉर्मूलों का यूज़ नहीं करना है। हाँ, वेक्टर फॉर्म लिखने को आ रहा है तो हम करके बता देंगे। क्लियर है? अच्छा, ई वेक्टर, ई का हम यूनिट बताना भूल गए, तो यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो यूनिट क्या होगा? अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ से निकाल लो। तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम। बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसी में आगे हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने फोर्स का पढ़ा था, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का, फोर्स कैसे, बिल्कुल सिंपल सा वैसे ही है यहाँ पर भी, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सुपरपोजिशन कैसे, तो हेडिंग डालो सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन कैसे काम करता है चार्जेस के बीच में। तो ऐसे ही हमने फोर्स में भी पढ़ा था, वहाँ पर सुपरपोजिशन बिल्कुल सेम वहाँ की तरह ही यहाँ पर भी वैसे ही है। क्या कि अगर दो चार्ज हमारे पास हैं, या तीन चार्ज, पांच चार्ज, ऐसे एन चार्ज हमारे पास हैं, Q1, Q2, Q3, तो इस चार्ज ने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अगर ये सब प्लस प्लस के ही हैं तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, है। ये वाला चार्ज इस पर लगाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे। इनके बीच में भी आपस में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा, ये चार्ज इस पे लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वाला चार्ज इस पे भी लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे तो होगा, इसने लगाया, मान लिया E1 लगाया, इसने E2 लगाया, तो मैं अगर बोलूँ कि Q3 पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप बोलोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा क्या, इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये तो होगा, है। ऐसे ही मैं अगर n चार्जेस के बारे में बात करता हूँ, जैसे ऐसे मैं n चार्जेस के बारे में बात करता हूँ, ई नेट का फॉर्मूला, तो वैसे ही बिल्कुल सेम फोर्स की तरह होगा। क्या कि E ऑन n ड्यू टू वन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वन चार्ज के कारण, प्लस E ऑन n चार्ज पर हम लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम n चार्ज पर, ड्यू टू टू चार्ज, सेकेंड चार्ज, प्लस E ऑन n ड्यू टू थर्ड चार्ज, E ऑन n ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ऐसे चलता रहेगा। और आगे जाके क्या हो जाएगा, E ऑन n ड्यू टू n माइनस nth चार्ज। तो इन सभी के वेक्टर सम के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, जो वहाँ पिछले वाले लेक्चर में रह गया होगा। वहाँ पर भी हमने तीन चार्ज ऐसे लिए थे। मैं मान लेता हूँ कि अभी हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पर ये चार्ज सब प्लस प्लस क्यू के हैं, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और मैंने इनको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे प्लेस्ड कर दिया, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बी है ए ए ए। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूँ
कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑन सी पर, तो आप बोलोगे कि क्या होगी, इस पर लगने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए वाले पोजीशन पे जो चार्ज रखा है वो लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम बोल रहे हो कि ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, धक्का मारेगा या नहीं मारेगा, ये वाला भी प्लस है तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मान लेता हूँ कि ये इसने E1 लगाई, इसने E2 लगाई, तो क्या हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसने इस पर लगाई तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी बताओ, तो क्या हो जाएगी के क्यू, ये वाला चार्ज ना, इस पर तो निकालना है ये वाले चार्ज में, कि क्यू अपॉन डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे है ए स्क्वायर। क्लियर हो गया, सॉरी 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 E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, तो पहले इसको मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम है ना, तो इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर दिस इज 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 होगा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट सीधा विमुख कोण है जो कि 60 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर E1 बताओ, E1 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलोगे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर ए डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, इस चार्ज से क्या होगी, तुम बोलोगे इज इक्वल टू के क्यू अपॉन सॉरी ए थी डिस्टेंस ए स्क्वायर, यानी E2 भी निकल गया और E1 भी निकल गया। क्या यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो मैं इसको सेम मान लूँगा, तो यानी अगर मैं E1 की जगह E2 रख दूँ या E2 की जगह E1 रख दूँ तो एक चीज़ कॉमन हो जाएगी। तो मैं प्लेस कर देता हूँ E1 की जगह E2, ठीक है। तो E1 की जगह E2 का स्क्वायर, E2 को E2 ही रहने दो, प्लस यहाँ पर E1 की जगह E2 आ जाएगा, ये भी E2 cos 60। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, E2 का स्क्वायर यहाँ पर भी E2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यानी बचेगा E का स्क्वायर, बाहर E2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, यानी E2 बचेगा केवल और केवल, अंदर आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 1 2 प्लस ये तो गया, यहाँ पर बचा 2 cos 60। क्लियर हो गया। अच्छा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये जाएगा E2 और 1/2 होती है, वैल्यू पुट कर दो 2, और cos 60 होती है 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बचेगा, यानी आंसर आने वाला है √3 E2। और E2 की वैल्यू आप जानते हो कि क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर इस पॉइंट पे। अच्छा, सेम सवाल तुम्हें अगर मैं माइनस वाले के लिए बताऊं, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं हल्का सा, मैं बोलूं कि यहाँ पर माइनस चार्ज के लिए बताओ, है, तो माइनस चार्ज के लिए भी सेम होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया तो क्या हो गया, ये इसको खींचेगा ऊपर की ओर, ये भी उसको ऊपर की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताओ इस पॉइंट पे, तो तुम बोलोगे कि अच्छा अभी ये वेक्टर फॉर्म है ना, सब सारे वेक्टर फॉर्म है, अगर कोई डायरेक्शन बोलेगा तो डायरेक्शन तो बता ही दोगे कि नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। ऐसे यहाँ पर भी हम माइनस साइन नहीं लेते हैं, अगर प्लस या माइनस कुछ भी आएगा तो ये जो क्यू होगा वो क्यू ही लिखा रहेगा, मैग्नीट्यूड लिखे रहेंगे। क्लियर है, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जब जब वेक्टर वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कूलाम फोर्स, ये सारे वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो प्लस माइनस में नहीं रखे जाएंगे। क्लियर है, प्लस माइनस में नहीं रखे जाएंगे, केवल और केवल उनका मैग्नीट्यूड होगा, यानी प्लस का ही रखे जाएगा हर बार, माइनस नहीं रखा जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दिखाता क्या है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है या आगे की ओर है या पीछे की ओर है, तो यानी हम समझ जाएंगे, वो तो हमें पता ही है कि अट्रैक्टिव है तो खींच रहा है, रिपल्सिव है तो बाहर की ओर धक्का मार रहा है, तो ये डायरेक्शन तो हम वैसे निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो हमें डायरेक्शन की टेंशन तो नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए भी क्वेश्चन दे देता हूँ घर से, जो आपको करके लाने हैं। एक स्क्वायर है,
जिसके कॉर्नर्स पे चार्जेस पुट कर रखे हैं, तो ए पर प्लस का क्यू, बी पर प्लस का क्यू, सी पर माइनस का क्यू और डी पर प्लस का क्यू। तो क्वेश्चन ये है कि डी पर फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डी। तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। पिछले वाले वीडियो को अगर देखा होगा आपने, लेक्चर को देखा होगा, वहाँ पर भी फोर्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए थे मैंने। तो क्या होगा, आप बोलोगे कि इसके कारण, अच्छा माइनस साइन को नहीं देखना है, क्लियर है, तो इसके कारण क्या होगा, ये इसको खींचेगा अपनी ओर, ये इसको खींचेगा या नहीं खींचेगा, तो ये इधर की ओर भागेगा। ये क्या करेगा, इसको, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ये क्या करेगा, ये इसको खींचेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा। फिर इसकी बारी आती है, ये इसको रिपेल करेगा, ऐसे तो होगा, इसको भूल नहीं जाना है, तो ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या करने वाला है, पहले परपेंडिकुलर वाले केस को सॉल्व कर देना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, इधर डायरेक्शन में आएगा, और देखना कि ये इस वाले की E1 मानोगे अगर, इसको E1, इसको E2, E3, तो क्या होगा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी इन दोनों के कारण, वो इनके बीचों बीच से जाएगी, यानी ये बीच में एंगल 90 होगा, तो यानी 45 का एंगल बनाएगी, इसकी डायरेक्शन 45, ठीक है, बिल्कुल सही है, 45। फिर इसका और इसका निकाल लेना, इसके कारण और इसके कारण, पहले एक बार इन दोनों को सॉल्व किया तो ये निकल गया, फिर ये बचा और ये बचा, फिर इनके बीच का एंगल भी तो निकाल लोगे। क्या ये वाला जो डायगोनल है ये कितना बना रहा है, 45 बनाता है ना, तो इधर वाला भी वर्टिकली अपोजिट से 45 ये भी बनाएगा, और ये तो आप पता ही चुके हो कि ये 45 एंगल बनाएगा क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड है, तो 45 यानी 90 हो जाएगा। फिर तुम इनको फिर से ऐड कर लेना वेक्टर फॉर्म में। क्लियर हो गया, समझ में आया है? अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, कमेंट में आप बता देना कि ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और मन लगा के पढ़ते रहिए।